हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग। मैं सेल्फ हामिद महाजन एंड वेलकम यू ऑल ऑन दिस इनक्रेडिबल प्लेटफॉर्म ऑफ फिजिक्स वाला। तो कैसे हो यार आप सब लोग। होप सो आप सब लोग अच्छे होंगे और आपकी तैयारी भी अच्छी चल रही होगी। बेटा आज हम आपके साथ डिस्कस करने के लिए आए हैं, दैट इज सॉल्यूशन चैप्टर के पी वाई क्यूज। ठीक है, तो आइए फिर विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। सॉल्यूशन के जो हम पीवाई क्यूज लेके आए हैं काफी सारे लेके आया हूं मैं। करना यार कुछ नहीं है, आपको सिर्फ और सिर्फ अपनी कॉपी रिवाइज करके आना है। ठीक है, अगर आप कॉपी रिवाइज करके आए हैं तो ये चीजें ऑब्वियसली ये केक वॉक है आप सबके लिए। ठीक है, मान लीजिए अगर अनफॉर्चुनेटली आपकी कॉपी रिवाइज नहीं है तो इस क्लास को देखिएगा आप अपनी कॉपी रिवाइज करने के बाद। यस, गुड इवनिंग बेटा, गुड इवनिंग। ठीक है, तो आइए फिर शुरू करते हैं। जहां पर भी कैलकुलेशन रिक्वायर्ड होगी कैलकुलेशन आप खुद करेंगे। हाँ, मैं आपको वैल्यू पुट करके दे दूंगा क्योंकि क्वेश्चंस काफी सारे हैं। ठीक है, और उनको डिस्कशन करना स्टार्ट करते हैं। वैल्यू जो होगी हेनरी कांस्टेंट की, बताइए टेम्परेचर के साथ उसका क्या रिलेशन होता है। हेनरीज कांस्टेंट की वैल्यू जो है वो टेम्परेचर के क्या होती है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। सो इट विल इंक्रीज विद इंक्रीज इन टेम्परेचर। ठीक है, एक मिनट में आ रहा हूं मैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, सॉल्युबिलिटी ऑफ गैसेस इन लिक्विड डिक्रीजेस विद राइजिंग टेम्परेचर। क्यों? क्योंकि डिसोल्यूशन क्या होता है, जब गैस को आप डिसॉल्व करते हैं लिक्विड के अंदर जो डिसोल्यूशन होता है वो क्या होता है, एक्सोथर्मिक होता है कि एंडोथर्मिक होता है। सर वो एक्सोथर्मिक होता है। एक्सोथर्मिक में ही जब आप हीट को क्या करते हैं, इंक्रीज करते हैं, तभी सॉल्युबिलिटी क्या होती है, डिक्रीज होती है, क्योंकि रिएक्शन बैकवर्ड की तरफ जाती है। सो रिएक्शन इज एक्सोथर्मिक और रिवर्सिबल होगी, तभी तो गैस वापिस आएगी अंदर से बाहर। प्रेशर का कोई भी सिग्निफिकेंट नहीं होता जब आप सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड इन लिक्विड की बात कर रहे हैं। यानी कि कोई पानी ले लेते हैं, पानी के अंदर चीनी डाल रहे हैं, प्रेशर का कोई भी सिग्निफिकेंस नहीं होता। प्रेशर इंक्रीज करने पे सॉल्युबिलिटी पे ना तो इंक्रीज होता है ना डिक्रीज होता है। क्यों? क्योंकि सॉलिड्स के ऊपर, है ना, सॉलिड्स आर हाईली इनकंप्रेसिबल होना चाहिए। इनकंप्रेसिबल, ये रहा, सॉलिड्स आर हाईली इनकंप्रेसिबल। मैं हर एक प्रकार का क्वेश्चन लेके आया हूं, 1 मार्क का, 2 मार्क का, 3 मार्क का, 5 मार्क का, जो भी इस चैप्टर से आया होगा हमने सब प्रकार के क्वेश्चन में लेके आया हूं। नेक्स्ट है असर्शन रीजन, हेनरीज लॉ कांस्टेंट डिक्रीजेस विद इंक्रीज इन टेम्परेचर। नहीं सर, डिक्रीजेस तो सॉल्युबिलिटी के साथ होता है वो, जैसे ठीक है, टेम्परेचर बढ़ेगा तो सॉल्युबिलिटी डिक्रीज होती है। टेम्परेचर इंक्रीज, सॉल्युबिलिटी डिक्रीज, एब्सोल्युटली राइट सर, है ना। रिएक्शन एक्सोथर्मिक होती है, गैस बाहर आने लगती है। तो असर्शन जो होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, इनकरेक्ट, और रीजन क्या होना चाहिए, करेक्ट। मोलैरिटी टेम्परेचर के साथ चेंज होती है। यस, मोलैरिटी होती किसके बराबर है बेटा, नंबर ऑफ मोल्स डिवाइडेड बाय वॉल्यूम इन लीटर। तो ऑब्वियसली ये टेम्परेचर के साथ ये चेंज होता है तो मोलैरिटी भी चेंज होती है। मोलैरिटी एक कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है, एब्सोल्युटली रॉन्ग। मोलैरिटी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी नहीं है। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी चार ही थी, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, डिप्रेशन, फ्रीजिंग पॉइंट, रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर एंड ऑस्मोटिक प्रेशर। तो ए करेक्ट है और रीजन इनकरेक्ट। एक्वेटिक स्पीशीज जो फिशेस वगैरह होती हैं वो ज्यादा कंफर्टेबल फील करती हैं कोल्ड वाटर में रादर देन इन वार्म वाटर। बिल्कुल, क्योंकि वार्म वाटर के अंदर टेम्परेचर ज्यादा होता है, सॉल्युबिलिटी कम होती है। ठीक है, डिफरेंट गैसेस का डिफरेंट केएच होता है, हेनरीज कांस्टेंट अलग अलग होता है सेम टेम्परेचर पे। बिल्कुल, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन अगर दोनों का टेम्परेचर सेम भी होगा, दोनों का हेनरीज कांस्टेंट अलग अलग होता है। ये दोनों करेक्ट तो है बट ये इसको एक्सप्लेन नहीं कर रहा, ये इसको एक्सप्लेन नहीं कर रहा। तो बोथ ए एंड आर आर करेक्ट बट रीजन इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। हेनरीज लॉ को स्टेट करिए और ये क्यों बताइए कि एक्वेटिक स्पीशीज ज्यादा कंफर्टेबल क्यों फील करती हैं कोल्ड वाटर में। कोल्ड वाटर में टेम्परेचर लेस होता है बेटा, राइटिंग पे ध्यान देना है हमें। तो सॉल्युबिलिटी क्या होती है, ज्यादा होती है। टेम्परेचर क्या होता है, लेस, तो सॉल्युबिलिटी क्या होती है, ज्यादा। ठीक है, और हेनरीज लॉ की डेफिनेशन आप बता सकते हो क्या, आप हेनरीज लॉ की डेफिनेशन बता सकते हो।
अमाउंट ऑफ द गैस डिजॉल्व इन द लिक्विड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रेशर अबव द लिक्विड। उस अमाउंट को अब आप कैसे भी लिख सकते हो, मास की टर्म में, मोल की टर्म में, मोल फ्रैक्शन की टर्म्स में। मैं मोल फ्रैक्शन की टर्म्स में लिख रहा हूं, है ना। यहां पर आ जाएगा के पी, फिर पी को क्या लिख सकता हूं, 1/k काई, और ये 1/k को क्या लिख दूंगा, हेनरीज कांस्टेंट। इसको ए लिख दोगे तो ये भी ए हो जाएगा, ठीक है। इसको अंग्रेजी में लिखना है पूरा, है ना, एट एनी गिवन टेम्परेचर, है ना, ऐसे लिखनी है हेनरीज लॉ की डेफिनेशन, एट एनी गिवन टेम्परेचर solubility of a gas in liquid is proportional to pressure above the liquid by a partial pressure of gas above the liquid. Gas above the तो ये सारी चीजें आपको लिखने का तरीका आना चाहिए, कुछ नया नहीं आता है बोर्ड के पेपर में ना। सिर्फ ये जो आज की क्लास है वो कॉन्फिडेंस बूस्टिंग मेजर है आप सबके लिए। हेनरीज लॉ की डेफिनेशन वो तो हमने पीछे पढ़ी ली, आगे हमें क्या निकालना है वो देखते हैं। कैलकुलेट सॉल्युबिलिटी निकालनी है एट 298 केल्विन। अच्छा 298 केल्विन पे सॉल्युबिलिटी निकालनी है अंडर 600 mm ऑफ Hg। प्रेशर कितना दे रखा है, 760 mm ऑफ Hg। किसके बारे में बात हो रही है, CO2 की। आपको हेनरीज कांस्टेंट भी दे रखा है 1.25 इंटू 10⁻⁶ mm ऑफ Hg। सर कौन सा फॉर्मूला लगेगा, वो मोल फ्रैक्शन वाला लगेगा। आपको कैसे पता सर, मोल फ्रैक्शन वाला फॉर्मूला ही लगना है। आप देखिए KH के वही यूनिट है जो पार्शियल प्रेशर के है। इन दोनों के यूनिट सेम तभी होंगे जब इसका कोई यूनिट नहीं होगा। इसका कोई यूनिट कब नहीं होगा, जब ये मोल फ्रैक्शन होगी। बस फिर ये दे रखा है 760 और ये दे रखा है 1.25 इंटू 10⁻⁶ का ही निकालना है। अब इसको सॉल्व तो आप कर लेंगे, 760 1.25 इंटू 10⁻⁶ सॉल्व आप कर लेंगे। अब ये नहीं कह सकते कि सर आप सॉल्व नहीं करते, हम इनको डिवाइड नहीं कर सकते। सर वो भी करके दिखा दो। कैलकुलेट द मोलैलिटी ऑफ इथेनॉल, जब आपको मोल फ्रैक्शन दे रखी है। मोलैलिटी आपसे पूछी गई है जब मोल फ्रैक्शन आपको दे रखी है, वाटर की दे रखी है, वाटर की, वाटर मतलब सॉल्वेंट की दे रखी है, सॉल्वेंट की। तो क्या सॉल्यूट की ये हो जाएगी, हाँ सर 1 में से माइनस कर दूंगा। क्या मोलैलिटी और मोल फ्रैक्शन का रिलेशन हम सबको पता है, हाँ सर पता है। बस फिर सॉल्व हो गया। ये 0.112 है, ये 0.88 है। मोलर मास सॉल्वेंट का कौन होगा, सॉल्वेंट वाटर है सर, वाटर का कितना होता है 18 ग्राम पर मोल, यहाँ 18 और यहाँ 1000। अब इसको सॉल्व आप कर लेंगे। आप ये नहीं कह सकते कि नहीं सर हमें ना सॉल्व करना नहीं आता, है ना। 55.55 आ जाएगा, उसको 12 से मल्टीप्लाई करो और 88 से डिवाइड करो, ठीक। एक एजियोट्रॉपिक मिक्सचर है दो लिक्विड्स का, जिसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा दोनों लिक्विड से। आप बताइए एजियोट्रॉप में बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा कब होता था, एजियोट्रॉप में बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा कब होता था दोनों से, सर वो होता है मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप में। और मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप कब बनता था, कब बनता था सर, जब नेगेटिव डेविएशन होता था रॉल्ट्स लॉ से। नेगेटिव डेविएशन कहां लिखा हुआ है, ये रहा, इट शोस नेगेटिव डेविएशन फ्रॉम द रॉल्ट्स लॉ। 1 मोल ऑफ लिक्विड ए एंड 2 मोल्स ऑफ लिक्विड बी। अच्छा बेटा कोई ए लिक्विड है उसका 1 मोल दे रखा है, बी लिक्विड है उसके 2 मोल दे रखे हैं, हैविंग ए टोटल वेपर प्रेशर। अच्छा वेपर प्रेशर सॉल्यूशन का 40 टॉर दे रखा है। वेपर प्रेशर प्योर ए यानी कि P0 ए एंड
पी नॉट बी 45 टॉर एंड 30 टॉर, ये आया। तो बताइए ये आइडियल सॉल्यूशन है, पॉजिटिव डेविएशन शो कर रहा है कि नेगेटिव डेविएशन शो कर रहा है? भाई पीएस निकाल के देख लेता हूं। अगर पीएस पी नॉट ए काई ए प्लस पी नॉट बी काई बी के इक्वल आ गया, है ना। पी नॉट ए कितना है 45, काई ए किसके बराबर आएगा ए के मोल्स डिवाइडेड बाय टोटल मोल्स, काई बी किसके बराबर आएगा बी के मोल्स डिवाइडेड बाय टोटल मोल्स। सर ये आ गया 15, ये आ गया 10, 25 mm ऑफ Hg आ गया। ये रॉल्स लॉ के अकॉर्डिंग आया और रियलिटी में क्या आया सर, जितना रॉल्स लॉ से आना चाहिए था उससे ज्यादा आया, उससे ज्यादा आया सर, यानी कि पॉजिटिव डेविएशन शो कर रहा है। क्या शो कर रहा है? पॉजिटिव डेविएशन शो कर रहा है। अगला क्वेश्चन क्या है, 1 मोल बेंजीन का लिया और 3 मोल टॉलीन के, यानी 1 ही मोल टॉलीन का लिया। बेंजीन को मैंने बी से लिख दिया है, टॉलीन को मैंने ए से लिख दिया है। वेपर्स के अंदर जब ये बेंजीन और टॉलीन लिए लिक्विड फॉर्म में, यहां पर वेपर बनेंगे, बेंजीन के भी बनेंगे और टॉलीन के भी बनेंगे। वेपर प्रेशर बेंजीन का दे रखा है 12.8 किलो पास्कल, टॉलीन का दे रखा है 3.85 किलो पास्कल। आप बताइए जो वेपर्स बनेंगे उसके अंदर बेंजीन और टॉलीन दोनों के सेम बनेंगे, दोनों में अनइक्वल अमाउंट बनेगा, हायर परसेंटेज बेंजीन की होगी या हायर परसेंटेज टॉलीन की होगी। वेपर्स उसी के ज्यादा बनेंगे जिसकी मोल फ्रैक्शन वेपर फेस में ज्यादा होगी। क्या ये पी नॉट ए काई ए बाय पी एस होगा और वाई बी किसके बराबर होगा पी नॉट बी काई बी डिवाइडेड बाय पी एस। बेटा काई ए तो आपको पता ही है हाफ है, काई बी भी पता ही है हाफ है, ए के मोल्स डिवाइडेड बाय टोटल मोल्स, बी के मोल्स डिवाइडेड बाय टोटल मोल्स। तो डिनोमिनेटर दोनों का सेम है, काई ए काई बी भी सेम है। अगर पी नॉट ए ज्यादा होगा तो वाई ए वैल्यू बड़ी होगी, पी नॉट बी बड़ा होगा तो वाई बी वैल्यू बड़ी होगी। कौन सा बड़ा है सर? पी नॉट बी बड़ा है। बी क्या था? दैट इज बेंजीन, तो बेंजीन की परसेंटेज ज्यादा होगी, है ना भाई। बेंजीन के वेपर ज्यादा बनेंगे, बेंजीन के वेपर ज्यादा बनेंगे, उसकी परसेंटेज ज्यादा होगी। नेक्स्ट क्या दे रखा है, नाइट्रिक एसिड और वाटर मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप बनाते हैं। बिल्कुल सही सर, नाइट्रिक एसिड और वाटर जो होते हैं, एसिड और वाटर आपस में मिलकर नेगेटिव डेविएशन शो करते हैं, नेगेटिव डेविएशन शो वाले मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप बनाते हैं। एजियोट्रॉप बाइनरी मिक्सचर होते हैं, दो चीजों का मिक्सचर होते हैं, उनकी सेम कॉम्पोजिशन होती है लिक्विड और वेपर फेस में। एब्सोल्युटली राइट। नहीं नहीं, ये एक्सप्लेन कर रहा है कि नहीं इसको, ये तो बात क्लियर है चलो कि ये करेक्ट तो है, उसमें तो देखो कोई दो राय नहीं है। बट क्वेश्चन ये नहीं है कि ये करेक्ट है कि नहीं। करेक्ट पूछा गया कि वो उसको एक्सप्लेन कर रहा है कि नहीं कर रहा है, ये क्वेश्चन है बेसिकली। आप बताइए क्या ये एक्सप्लेन कर रहा है? नहीं सर, एक्सप्लेन नहीं कर रहा। मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप का रीजन क्या होना चाहिए था कि ये दोनों एक दूसरे से नेगेटिव डेविएशन शो करते हैं, नेगेटिव डेविएशन शो करेंगे तो तब ये एक्सप्लेन कर रहा है, अदरवाइज ये एक्सप्लेन नहीं कर रहा है। ठीक है, अगला क्या है, लिक्विड एक्स एंड वाई फॉर्म एन आइडियल सॉल्यूशन। बिल्कुल, वेपर प्रेशर प्योर एक्स का, अच्छा पी नॉट एक्स का और पी नॉट वाई का बेटा दे रखा है। एक्स का है 120 mm ऑफ Hg, वाई का है 160 mm ऑफ Hg। कैलकुलेट द वेपर प्रेशर सॉल्यूशन का। जब दोनों के मोल सेम है बेटा, मोल सेम होंगे तो इसका मतलब मोल फ्रैक्शन भी सेम होगी, इसका मतलब हाफ हाफ आएगी। तो पीएस का फॉर्मूला आपको पता ही है, पी नॉट ए का ये, पी नॉट ए ये रहा, का ये रहा, पी नॉट बी ये रहा, आई बी ये रहा। सर ये 60 आ जाएगा, ये 80 आ जाएगा, 140 mm ऑफ Hg आ जाएगा। क्वेश्चन करने से पहले आपको यहां पर फॉर्मूला लिखना है, पी नॉट एक्स काई ऑफ एक्स, पी नॉट वाई काई ऑफ वाई, है ना। ये पहले फॉर्मूला लिखना है, फिर वैल्यू रखनी है, फिर कैलकुलेशन करनी है। एक एक स्टेप के नंबर मिलते हैं भाई। कौन सा डेविएशन होगा जब इथेनॉल और एसीटोन को मिक्स किया जाएगा? आप बताइए, कॉपी को सिर्फ रिवाइज करके आपने सारे आंसर देने हैं। इथेनॉल और एसीटोन को मिक्स करेंगे तो अपनी कॉपी में देखिए पॉजिटिव डेविएशन लिखा हुआ है। अब बताइए क्यों होता था पॉजिटिव डेविएशन?
भाई इसमें जब ये अकेला होगा तो इसमें क्या होंगी, हाइड्रोजन बॉन्ड, और जब ये मिक्स हो जाएंगे दोनों तो ये हाइड्रोजन बॉन्ड क्या हो जाएगी, वीक हो जाएगी। ये जो बॉन्ड है इन दोनों के बीच में जो इंटरेक्शन है वो क्या हो जाएगी, वीक हो जाएगी। वीक हो जाएगी तो वेपर ज्यादा बनेंगे, वेपर ज्यादा बनेंगे तो वेपर प्रेशर ज्यादा होगा, वेपर प्रेशर ज्यादा होगा तो पॉजिटिव डेविएशन होगा। ठीक है, आपको पूरा एक्सप्लेन करना है, लिखना है इसको। अगला क्या है, एक एक्स और वाई को मिक्स किया, वॉल्यूम जो आएगी वो डिक्रीज हो गई है। अच्छा, एक्स और वाई को मिक्स करने पर वॉल्यूम डिक्रीज हुई है तो इसका मतलब डेल्टा वी क्या होगा, नेगेटिव होगा। किस तरह का डेविएशन शो कर रहा है सर, वो नेगेटिव डेविएशन शो कर रहा है ना। दो चीजों को मिक्स करते हैं, फाइनल वॉल्यूम जो होती है वो कम आती है तो नेगेटिव डेविएशन होता है। क्या टेम्परेचर में चेंज आएगा इनको मिक्स करने पर, क्या आपको पता था कि इनमें नेगेटिव डेविएशन में डेल्टा एच नेगेटिव आता है, यस। यानी कि हीट रिलीज होती है, यस। और जब भी हीट रिलीज होती है तो टेम्परेचर क्या होता है, इंक्रीज होता है। क्या होता है, दैट इज इंक्रीज होता है। आगे एजियोट्रॉप की क्या डेफिनेशन होगी, फिर वही बाइनरी मिक्सचर जिनके लिक्विड और वेपर फेस में कॉम्पोजिशन सेम होती है। किस तरह का एजियोट्रॉप नेगेटिव डेविएशन शो करते हैं, कौन से, जो कि मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप्स होते हैं वो शो करते हैं नेगेटिव डेविएशन। क्या होते थे मैक्सिमम बॉइलिंग, जिनके जिस एजियोट्रॉप के दोनों का जो बॉइलिंग पॉइंट होता है, एजियोट्रॉप का जो बॉइलिंग पॉइंट होता है उन दोनों से क्या होता है, ज्यादा होता है। दोनों का क्या होता है, ज्यादा है। सर एग्जांपल दे दीजिए, कोई भी एसिड प्लस वाटर, HCl प्लस वाटर। बेटा हर एक चीज राइटिंग में होनी चाहिए, ठीक है। कौन सा एजियोट्रॉपिक मिक्सचर बनेगा जब एसीटोन और क्लोरोफॉर्म को मिक्स करेंगे, कौन सा बनता है सर, आप कॉपी में देखिए हर एक चीज लिखी हुई है, नेगेटिव डेविएशन। बताइए, इसको एक्सप्लेन करिए ऑन द बेसिस ऑफ इंटरमोलिकुलर एक्सिस। एसीटोन जब अकेला होता है, अकेला, डेल्टा नेगेटिव डेल्टा पॉजिटिव, ये रहा दूसरा एसीटोन डेल्टा पॉजिटिव, तो इसके बीच में कौन सी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है सर, डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन, है ना। ये भी डाइपोल, ये भी एक डाइपोल है, ये भी एक डाइपोल है, आगे भी चलती रहेगी, ऐसे चलती रहेगी। इसको बोलते हैं डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन। बट जैसे ही एसीटोन के अंदर हम क्लोरोफॉर्म ऐड कर देते हैं, एसीटोन के अंदर क्या ऐड कर देते हैं हम लोग, क्लोरोफॉर्म ऐड कर देते हैं, तब ये आपस में क्या बना लेते हैं सर, ये आपस में बना लेते हैं हाइड्रोजन बॉन्ड। क्या बना लेते हैं, हाइड्रोजन बॉन्ड। हाँ, नई वाली इंटरेक्शन स्ट्रांग होती है, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, है ना। पहले डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन और मिक्स करने पर के क्या बना लेते हैं, हाइड्रोजन बॉन्ड विच इज स्ट्रांग होती है तो नेगेटिव डेविएशन शो करेगा इसी कारण। अगला क्वेश्चन क्या है, मिक्सचर जो है कार्बन डाइसल्फाइड का और एसीटोन का, वो पॉजिटिव डेविएशन क्यों शो करेगा, ठीक है, क्यों शो करेगा। एसीटोन में पहले क्या होती है, डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन, जैसे ही CS2 डालोगे आपकी बार जैसे वहां पर फोर्स स्ट्रांग हो रही है, यहां पर वीक हो जाएगी। और किस तरह का एजियोट्रॉप बनाएंगे ये, किस तरह का, दैट इज मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप। क्योंकि ये कौन सा डेविएशन शो कर रहे हैं, पॉजिटिव डेविएशन। क्यों शो कर रहे हैं पॉजिटिव डेविएशन, फोर्सेस बिकम वीक, है ना। जब दोनों को मिक्स करेंगे तो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस वीक होंगी, इसी कारण पॉजिटिव डेविएशन शो कर रहे हैं। पूरा डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन करके आइए कि फोर्स स्ट्रांग हो रही है या वीक हो रही है और क्यों हो रही है, लिख के आइए प्रॉपर, क्यों नहीं मिलेंगे नंबर। डिफाइन द फॉलोइंग, आइडियल सॉल्यूशन क्या होता है, जो हमेशा किसको ओबे करता है, रॉल्स लॉ को। एट ऑल टेम्परेचर एंड प्रेशर, उसे क्या बोलते हैं हम लोग, आइडियल सॉल्यूशन। मोलारिटी क्या होती है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन, उसको हम मोलारिटी बोलते हैं। एक नंबर का होगा तो इतना लिख के ये ऐसे लिखा, ये नंबर ऑफ मोल्स इन 1 लीटर।
है ना। 2 नंबर का होगा, साथ में यूनिट भी लिख के आ जाओ मोलैरिटी का, मोल पर केजी या मोलर भी बोलते हैं इसे, डिनोटेड बाय कैपिटल एम। तो 2 नंबर मिल जाएंगे भैया। सारे कुछ तरह के क्वेश्चन लेके आऊं, 1 मार्क, 2 मार्क, 3 मार्क, 5 मार्क, जो भी आए हुए हैं सारे ए लिखना है। गैस ए इज मोर सॉल्युबल इन वाटर देन गैस बी एट द सेम टेम्परेचर। बताइए किसका हाइयर वैल्यू ऑफ के एच होगी। आप बताइए, जिस भी गैस का के एच ज्यादा होता है उसकी सॉल्युबिलिटी कम होती है, ठीक है। के एच जिसका हाई होता है उसकी सॉल्युबिलिटी कम होती है। तो गैस ए इज मोर सॉल्युबल, गैस ए ज्यादा सॉल्युबल है तो इसका के एच कम होगा, बी का के एच ज्यादा होगा, के एच गैस बी का ज्यादा होगा एज कंपेयर टू। नॉन आइडियल सॉल्यूशन में मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप कौन बनाते हैं? नेगेटिव डेविएशन वाले, है ना। क्यों नेगेटिव डेविएशन वाले मैक्सिमम बॉइलिंग बनाते हैं? क्योंकि उनकी फोर्स ऑफ इंटरेक्शन स्ट्रांग हो जाती है, बाद में स्ट्रांग हो जाएगी तो वेपर कम बनेंगे, वेपर कम बनेंगे तो बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा। क्या कर रही है श्वेता? श्वेता ने मिक्स कर दिया है 2 लिक्विड्स को, ए और बी, दोनों के 10 ml के हैं, ठीक है। मिक्स करने के बाद वॉल्यूम जो है वो 20.2 आई है। आनी कितनी चाहिए थी? 10 ये था, 10 ये था, 20 आनी चाहिए थी, 20 से ज्यादा आई है, यानी कि डेल्टा वी पॉजिटिव आया, वॉल्यूम बढ़ गई है। वाई वॉज देयर ए वॉल्यूम चेंज आफ्टर मिक्सिंग द लिक्विड? बताइए भाई, वाई वॉल्यूम चेंज आ ही क्यों रहा है? फोर्स ऑफ इंटरेक्शन क्या हो जाएगी? वीक हो जाएगी। वीक हो जाएगी तो मॉलिक्यूल दूर दूर हो जाएंगे, दूर दूर हो जाएंगे तो वॉल्यूम बढ़ जाएगी, ठीक है। विल देयर बी इंक्रीज और डिक्रीज ऑफ टेम्परेचर ऑफ मिक्सिंग? आप बताइए, पॉजिटिव डेविएशन में क्या होता था सर? डेल्टा एच पॉजिटिव आता था, यानी कि हीट क्या होती थी? एब्जॉर्ब होती थी। तो जो टेम्परेचर है वो क्या हो जाएगा सर? वो डिक्रीज हो जाएगा। गिव वन एग्जांपल ऑफ दिस सॉल्यूशन। पॉजिटिव डेविएशन का एक एग्जांपल देना है, लीजिए, इथेनॉल और वाटर, पॉजिटिव डेविएशन का एग्जांपल। नीचे दिया गया किसका फ्रीजिंग पॉइंट हाईएस्ट होगा? क्या हम सब ने फिर वही रिवाइज करके आए हैं तो चीजें बहुत आसान है। फ्रीजिंग पॉइंट जो होता था वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है आई के, अगर कॉन्सेंट्रेशन सेम है तो। कॉन्सेंट्रेशन सेम है, 1 मोलर 1 मोलर 1 मोलर 1 मोलर। अब इसका आई बताइए सर, इसका एन 2 है ना, 2 में टूटेगा तो आई भी 2 होगा। इसका एन 3 है, 2 सोडियम 1 सल्फेट, तो आई भी 3 ही होगा। ग्लूकोज ना डिसोशिएट होता है ना एसोशिएट होता है, N1I1। ये 1 एल्यूमिनियम और 3 क्लोराइड, N4I4। जिसका आई सबसे कम उसका फ्रीजिंग पॉइंट सबसे ज्यादा, आई सबसे कम फ्रीजिंग पॉइंट सबसे ज्यादा। अगर यही डेल्टा टीएफ पूछा होता, दैट इज डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, तो फिर इसका आता, वो आई के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट पूछा होता तब भी इसी का आता। रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर पूछा होता तब भी इसी का आता। सारी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी आई के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। इवन बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन भी आई के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, बस फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन आई के क्या होता है? इनवर्सली, ठीक है। और चैप्टर के भी क्वेश्चन कराए जाएंगे, बिल्कुल अगर आप कहेंगे तो डेफिनेटली कराएंगे। अगर आपको लगेगा जरूरत ही नहीं है सर, हम तो सीधा टॉपर हैं, आपको जरूरत ही नहीं है, तो नहीं कराएंगे। ये भी इसी कारण कराया गया कि मुझे इंस्टा पे मैसेज भेज के शायद ज़्यादा नहीं होंगे तो मेरे ख्याल से 300-400 बच्चों ने तो मैसेजेस मेरे को किए होंगे परसों या चौथ से, मेरे ख्याल से 2-3 दिन हो गए कि सर प्लीज़ आ जाओ सर, एक बार कॉन्फिडेंस बूस्ट हो जाएगा सर, हमने रिवाइज तो कर लिया है बट एक बार देख लेंगे तो थोड़ा अच्छा फील करेंगे। मैंने कहा ठीक है भाई। वैंट हॉफ फैक्टर फॉर केसीएल सॉल्यूशन। अच्छा, वैंट हॉफ फैक्टर बताना है, अगर ये कंप्लीटली डिसोशिएट हो रहे हैं तो आपको पता है इसका एन कितना है? 2। और जब भी कंप्लीट डिसोसिएशन होती है तो एन और आई इक्वल होते हैं, तो वैंट ऑफ फैक्टर भी कितना आएगा? 2 आएगा। वैंट ऑफ फैक्टर K2SO4 का, फिर वही कंप्लीट आयनाइजेशन, इसका एन कितना है? 2 पोटेशियम आयन 1 सल्फेट आयन में टूटेगा, एन 3 तो आई भी 3। बहुत जरूरत है तो आ जाएंगे जी कल भी। आइसोटोनिक सॉल्यूशंस का क्या सेम होता है सर? उनका ऑस्मोटिक प्रेशर सेम होता है, ऑप्शन नंबर सी।
एक कंपाउंड है कैल्शियम क्लोराइड डॉट 6H2O, इसका कंप्लीट डिसोसिएशन हो रहा है, वैन हॉफ फैक्टर पूछा हुआ है फिर भाई, है ना। एक कैल्शियम आयन में टूटेगा, दो क्लोराइड आयन में टूटेगा, N 3 है तो I भी कितना होगा 3। सर आपने वाटर को काउंट क्यों नहीं किया? अरे वाटर आप 1 मोल वाटर में डालोगे तो 6 मोल यहां से आ जाएंगे, वाटर के मोल्स बढ़ जाएंगे, सॉल्वेंट के मोल्स बढ़ जाएंगे, है ना। सॉल्यूट के तो आपको पता ही है, एक कैल्शियम आयन, दो क्लोराइड आयन। ऑर्गेनिक के करा दो, कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा भैया। ऑर्गेनिक मैंने अभी अभी कराया लक्ष्य JEE 2.0 में। अगर आपका कोई भी दोस्त है उससे बैच ले लो और जाके देख लो आराम से, कोई प्रॉब्लम नहीं है मेरे को। अभी अभी वहां पे हेलो एल्केन हेलो एरेन करा के आऊँ। कल करा देंगे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, पहले ये तो कर लो। एक कंपाउंड है जो कि कंप्लीट डाइमराइजेशन शो कर रहा है गिवन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में, वैन हॉफ फैक्टर बताइए। डाइमराइजेशन का मतलब आपको पता है? हाँ सर, N 2 होगा। जब भी डाइमराइजेशन कंप्लीट होती है तो I इज इक्वल टू 1/N। अगर यही डिसोसिएशन हो रही होती तो IN के इक्वल होता है, अगर डाइमराइजेशन हो रही है तो I इज इक्वल टू 1/N होता है, यानी कि 1/2 हो जाएगा। 1/2 कितना होता है? 0.5। एक कंपाउंड है जो कि टेट्रामराइजेशन हो रहा है। टेट्रामराइजेशन का मतलब आपको पता होगा N 4 होता है। अब वैन हॉफ फैक्टर कितना होगा? फिर वही कंप्लीट हो रहा है तो I इज इक्वल टू 1/N, यानी कि 1/4, यानी कि 0.25। डाइमराइजेशन का मतलब है दो दो मॉलिक्यूल मिलकर एक बना रहे हैं, टेट्रामराइजेशन का मतलब है चार चार मॉलिक्यूल मिलकर एक बना रहे हैं। अगर मोलालिटी डबल कर दी जाए तो मोलर एलिवेशन कांस्टेंट पे क्या फर्क पड़ेगा? कुछ फर्क नहीं पड़ेगा भैया, है ना, वो तो कांस्टेंट होता है। मोलालिटी डबल कर क्या कर दिया? डबल कर दिया, हाँ, तो उससे जो भी होगा एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट वो डबल हो जाएगा। केबी पे थोड़ा कोई फर्क पड़ेगा। कितना इथाइल अल्कोहल डालना पड़ेगा 1 लीटर वाटर में ताकि सॉल्यूशन फ्रीज हो जाए 14 डिग्री सेल्सियस पे? हाउ मच इथाइल अल्कोहल, इसको सॉल्यूट मान रहा हूं, इसका मास पूछा हुआ है। एडिड टू 1 लीटर ऑफ वाटर, वॉल्यूम ऑफ वाटर दे रखी है 1 लीटर मतलब 1000 ml। मास ऑफ वाटर भी आपको पता ही है कितना होगा, 1000 ग्राम। क्यों? क्योंकि इसकी डेंसिटी कितनी होती है? 1 ग्राम/ml। KF भी दे रखा है वाटर का। फ्रीज कहां पे हो रहा है सॉल्यूशन? फ्रीजिंग पॉइंट सॉल्यूशन का दे रखा है -14 डिग्री सेल्सियस। फ्रीजिंग पॉइंट वाटर का कितना होता है? 0 डिग्री सेल्सियस। क्या यहां से डेल्टा TF आ जाएगा? T0 माइनस TS, दैट इज 14। लगाओ, डेल्टा TF इज इक्वल टू KFM। ये 14 है, ये 1.86 है। मोलालिटी क्या होगी? WB, नीचे MB। इथाइल अल्कोहल क्या होता है? C2H5OH। 24 और 6 30 और 16 46। WA कितना? 1000। यहां पर भी 1000 मोलालिटी के लिए सॉल्व कर लेंगे इसको। 46 इंटू 14/1.86। ठीक है जी। हेनरी कांस्टेंट का वैल्यू कॉन्सेंट्रेशन के साथ क्या रिलेशन होगा? क्या कॉन्सेंट्रेशन? व्हाट डू मीन बाय कॉन्सेंट्रेशन? ये बताओ पहले। क्या आप सॉल्युबिलिटी के बारे में बात कर रहे हैं? किसके बारे में बात कर रहे हैं? बताओ भाई बताओ। कौन से केस में ब्लड सेल्स जो हैं वो श्रिंक होंगे? जब उनको आइसोटोनिक में डाला जाएगा, जब उनको हाइपरटोनिक में डाला जाएगा, कि जब उनको हाइपोटोनिक में डाला जाएगा? अब ये आप बताइए। बी क्विक इन गिविंग द आंसर। पता है ना कौन आइसोटोनिक होता है? पता है ना कौन आइसोटोनिक होता है? सर 0.91%। इन्होंने क्वेश्चन में 0.9 दे रखा है, बट एक ही बात है, कोई बात नहीं। अब आप बताइए।
ए आंसर है, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। जब इधर कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा होगी, इधर क्या होगी, कम होगी, तो वो बाहर की तरफ आएंगे, तो रेड ब्लड सेल श्रिंक होते जाएंगे। वाटर रिटेंशन या पफिनेस, मतलब कि ड्यू टू हाई सॉल्ट इनटेक अक्कर होती है किसके कारण सर? ऑस्मोसिस के कारण। यही रीजन है कि रिवर्स ऑस्मोसिस है, ये बताओ चलो, है ना? ऑस्मोसिस के रिवर्स ऑस्मोसिस, ऑस्मोसिस के रिवर्स ऑस्मोसिस। सर अगर रिवर्स ऑस्मोसिस होती तो पानी बाहर आता सर, सिंक होता। यहां पर तो पफिनेस हो रही है ना, वाटर रिटेंशन हो रहा है। फ्रीजिंग पॉइंट आपसे पूछा हुआ है 0.2 मोलर सॉल्यूशन का नॉन इलेक्ट्रोलाइट का वाटर में। फ्रीजिंग पॉइंट का मतलब ये पूछा हुआ है आपसे। इसके लिए पहले डेल्टा टी एफ पता होना चाहिए, मोलैलिटी दे रखी है 0.2, के एफ भी दे रखा है 1.86 केल्विन किलोग्राम पर मोल। डेल्टा टी एफ किसके बराबर होता है? के एफ एम, ये रहा के एफ, ये रहा एम, 0.372 डिग्री सेल्सियस, टी नॉट माइनस टी एस। तो टी एस किसके बराबर आ जाएगा? 0.372 प्लस 0, ये उधर जाएगा, ये इधर आएगा। टी नॉट की वैल्यू कितनी होती है डिग्री सेल्सियस में? 0 होती है फ्रीजिंग पॉइंट वाटर का। 0 में से माइनस होगा, ये 0 में से माइनस होगा। सर बात एक ही है, बात एक ही है, 0 में से माइनस होगा, -0.372 डिग्री सेल्सियस माइनस। ये ऑप्शन नंबर। ऑस्मोटिक प्रेशर सॉल्यूशन का कब इंक्रीज होता है? जब वॉल्यूम बढ़ती है, नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल बढ़ते हैं, टेम्परेचर बढ़ता है, कि आर बढ़ता है? क्या हम सबको पता है ऑस्मोटिक प्रेशर ऐसे ही लिखा जाता है? सी की जगह ये लिख सकता हूं, अगर वॉल्यूम बढ़ेगी तो ऑस्मोटिक प्रेशर कम होगा, तो पहला वाला तो गलत है। नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल बढ़ेंगे, हाँ ये बढ़ेगा तो ये बढ़ेगा ही बढ़ेगा भाई। टेम्परेचर डिक्रीज होगा तो ये डिक्रीज होगा ना, ये भी गलत है। और आर की वैल्यू, अरे आर तो फिक्स्ड होता है, यही आंसर है। नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स बढ़ेंगे। सर आप ऐसा भी बोल सकते हो, ये कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी होती है, नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल पर डिपेंड करती है, ये बढ़ेंगे तो ये बढ़ेंगे ही बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्या है? कुकिंग टाइम इज रिड्यूस्ड इन प्रेशर कुकर, बिल्कुल एब्सोल्युटली राइट। क्या बॉइलिंग पॉइंट वाटर का प्रेशर कुकर के अंदर बढ़ जाता है? बिल्कुल बढ़ जाता है, क्योंकि जैसे ही आप प्रेशर कुकर का ढक्कन लगाते हैं, इसके वेट के कारण बाहर का प्रेशर बढ़ जाएगा। पहले 1 एटीएम था ढक्कन लगाने के कारण, अब क्या हो जाएगा 2 एटीएम या 3 एटीएम। पहले पानी 1 एटीएम पे बॉयल हो जाता, अब कितने पे होगा? 2 एटीएम पे या 3 एटीएम पे। तो ऑब्वियसली ये वाली स्टेटमेंट भी करेक्ट है। अब मुझे बताइए, क्या यही रीजन होता है इसका? क्या आर ही रीजन है ए को प्रॉपरली एक्सप्लेन कर रहा है या नहीं कर रहा है, ये बताइए। क्या प्रेशर कुकर के अंदर टाइम कम लगने का यही रीजन है? यस जी, ये सारे पीवाई क्यू हैं, पिछले 10 सालों के क्वेश्चन हैं, जितने भी सॉल्यूशन में आए हुए हैं। जब ग्लूकोज को वाटर में ऐड करते हैं तो एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट होता है, बिल्कुल। जैसे ही नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट डालते हैं वाटर में, कुछ नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट के पार्टिकल सरफेस पे आ जाते हैं, जिसके कारण वेपर प्रेशर कम हो जाएगा, बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाएगा। लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर के कारण ही बॉइलिंग पॉइंट बढ़ता है, बिल्कुल करेक्ट है जी। जितना वेपर प्रेशर कम होगा उतना ही बॉइलिंग पॉइंट बढ़ेगा, उतना ही बॉइलिंग पॉइंट बढ़ेगा। एब्सोल्युटली राइट, ये इसको एक्सप्लेन भी कर रहा है। वेपर प्रेशर कम, बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाएगा। ऑस्मोटिक प्रेशर कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है, बिल्कुल। ऑस्मोटिक प्रेशर प्रोपोर्शनल होता है मोलैलिटी के, मोलैलिटी तो नहीं बोलना चाहिए यार, मोलैरिटी बोलना चाहिए। पाई इज इक्वल टू सीआरटी होता है ना। हालांकि डाइल्यूट सॉल्यूशंस के लिए मोलैलिटी और मोलैरिटी दोनों सेम होते हैं।
दोनों सेम होते हैं डाइल्यूट सॉल्यूशंस के लिए, बट चलो फिर भी मैं इसको करेक्ट और इसको रॉन्ग बोल रहा हूं क्योंकि मोलैरिटी होना चाहिए। सो ए शुड बी करेक्ट एंड आर शुड बी रॉन्ग। ठीक है। क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट डिपेंड अपॉन द नेचर ऑफ सॉल्वेंट, बिल्कुल जी। के एफ के बारे में बात हो रही है। क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट यूनिवर्सल कांस्टेंट है, बिल्कुल गलत। ये तो हर एक सॉल्वेंट का अलग अलग होता है। ये सही है, ये रॉन्ग है। सॉल्वेंट पे डिपेंड करता है, सॉल्वेंट वाटर होगा कुछ और होगा, बेंजीन होगा कुछ और होगा, CCl4 होगा कुछ और होगा। तो यूनिवर्सल कहां से होगा? यूनिवर्सल तो होता है सबके लिए सेम हो, सबके लिए सेम थोड़ा होता है। ए करेक्ट आर रॉन्ग है, ए करेक्ट है आर रॉन्ग है। मोलैरिटी टेम्परेचर के साथ चेंज होती है, हाँ आज भी डिस्कस हुआ। मोलैरिटी होती क्या? नंबर ऑफ मोल्स डिवाइडेड बाय वॉल्यूम। वॉल्यूम चेंज होती है तो टेम्परेचर चेंज होता है और मोलैरिटी चेंज होती है। मोलैरिटी एक क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी है, रॉन्ग। ये करेक्ट है, ये करेक्ट, ये भी, इसका भी सी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कैलकुलेट द एलिवेशन कैलकुलेट द एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट ऑफ ए सॉल्यूशन, यानी कि डेल्टा टीबी निकालना है जब 3 ग्राम कैल्शियम क्लोराइड आपने डाला। ये जो सॉल्यूट है इसको बी मान रहा हूं, कितना दे रखा है? 3 ग्राम। इसका मोलर मास भी दे रखा है 111 ग्राम पर मोल, डिजॉल्व इन 260 ग्राम ऑफ वाटर, यानी कि WA 260 ग्राम। एज्यूमिंग दैट कैल्शियम क्लोराइड अंडरगोस कंप्लीट डिसोसिएशन। बोला था मैंने, जब भी कंप्लीट डिसोसिएशन होगी जितना N होगा उतना ही I होगा, यानी कि 3। डेल्टा डीबी निकालना है। डेल्टा डीबी का फॉर्मूला क्या होता है सर? IKBM। आई की वैल्यू 3, KB 0.52। मोलालिटी क्या होती है? WB बाय MB इंटू WA, यहां पर 1000। अब इसको सॉल्व आप कर लेंगे, आप ये नहीं कहेंगे कि सर इसको सॉल्व करके दिखाओ, वो आपको करना आता है। 18 ग्राम नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट का मास 18 ग्राम दे रखा है, 200 ग्राम ऑफ वाटर में डाल रखा है, सॉल्वेंट का मास 200 ग्राम दे रखा है। फ्रीज यहां पे हो रहा है, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन दे रखा है 272.07 केल्विन। कैलकुलेट द मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट, MB आपसे पूछा गया है। KF भी दे रखा है आपको वाटर का 1.86 केल्विन पर मोलल। क्या वाटर है तो उसका फ्रीजिंग पॉइंट आपको पता है? यस सर। क्या आपको डेल्टा TF पता चल जाएगा? यस सर। TS T0 माइनस TS पॉइंट। डेल्टा TF 0.93, KF 1.86 और M किसके बराबर होता है? WB बाय MB WA और यहां 1000। फाइव, ये 2 कट जाएंगे तो यहां पर 2, तो MB कितना आ जाएगा? 18 5 जा 90, 2 जा 180 आ जाएगा। ये ग्राम मॉलिक्यूलर मास है, हमसे मॉलिक्यूलर मास पूछा गया तो 180 आंसर दूंगा। अगला है कैलकुलेट द मोलर मास ऑफ ए कंपाउंड, यानी कि ग्राम पर मोल में आंसर देना है। जब इसका 6.3 ग्राम यानी कि सॉल्यूट दे रखा है 6.3 ग्राम, डिजॉल्व इन 27 ग्राम ऑफ क्लोरोफॉर्म। क्लोरोफॉर्म ये होता है, उसका मास दे रखा है 27 ग्राम। टू फॉर्म ए सॉल्यूशन, एक ऐसा सॉल्यूशन बना जिसका बॉइलिंग पॉइंट इतना दे रखा है 68.04 डिग्री सेल्सियस। बॉइलिंग पॉइंट प्योर क्लोरोफॉर्म का भी दे रखा है, सॉल्वेंट का भी दे रखा है, ये भी दे रखा है। फिर भाई क्या डेल्टा टीबी का एमबी के साथ कोई रिलेशन होता है? बिल्कुल होता है। डेल्टा टीबी इज इक्वल टू KBM। डेल्टा टीबी कैसे निकलेगा सर? दैट इज TS माइनस T0। इसमें से ये माइनस करूंगा तो 7 आएगा। KB दे रखा है
3.63। मोलैलिटी क्या होती है, डब्ल्यू बी वो दे रखा है, एम बी निकालना है, डब्ल्यू ए ये रहा, इंटू 1000। अब इसको सॉल्व आप कर लेंगे। अब ये नहीं कहेंगे नहीं सर हम इसको सॉल्व नहीं कर सकते, वो बड़ी प्रॉब्लमेटिक है फिर ना। मल्टीप्लाई, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, डिवीजन वो आपका काम है। मेरा मकसद है राइट नाउ आना और आपको कॉन्फिडेंस देके जाना कि वही आएगा एग्जाम में जो हम पढ़ चुके हैं। एक 5% सॉल्यूशन है इसका, वो आइसोटोनिक है 2% सॉल्यूशन ऑफ नॉन इलेक्ट्रोलाइट नॉन वॉलेटाइल एक्स। दोनों का मोलर मास एक्स का पूछा हुआ है। पता है आइसोटोनिक होने का मतलब क्या होता है सर, इसका ऑस्मोटिक प्रेशर और इसका ऑस्मोटिक प्रेशर सेम होगा। फिर वही सी आर टी सेम होगा, आर टी से आर टी कैंसल आउट, वॉल्यूम सेम होगा कैंसल आउट, इसके नंबर ऑफ मोल सॉल्यूट के और इसके नंबर ऑफ मोल सॉल्यूट के सेम होंगे। इसके नंबर ऑफ मोल्स किसके बराबर होंगे, मास बाय मोलर मास। मोलर मास कितना होगा, 2 सोडियम का 2 × 23, एक सल्फर का 1 × 32, 4 ऑक्सीजन का 4 × 16, वाटर का 18 होता है, 18 को 10 से कर दो 180। 180 और 96 कितने होते हैं बेटा, 180 और 96 276, 276 में 46 ऐड करना, 8 4 12 322। इसका हमसे 2 ग्राम मास प्रेजेंट है, मोलर मास आपसे पूछा गया है। आ गया आंसर। 322 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 5 से डिवाइड करेंगे, 624 डिवाइडेड बाय 5 ग्राम पर मोल। अगर ग्राम मॉलिक्यूलर मास पूछा होगा तो। एक ग्लूकोज का सॉल्यूशन दे रखा है बेटा, जो बॉयल कर रहा है कितने पे, 101.04 डिग्री सेल्सियस पे, 1 atm प्रेशर पे। व्हाट विल बी ऑफ रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। अच्छा, आपसे ये पूछा गया। अगर इक्विमोलल सॉल्यूशन है, इक्विमोलल का मतलब समझ आ गया आपको, इसकी मोलैलिटी और इसकी मोलैलिटी क्या होगी, सेम होगी। एक में ग्लूकोज डाला है, एक में यूरिया डाला है। जो मोलैलिटी ग्लूकोज वाले की है वही मोलैलिटी यूरिया वाले की है। ठीक है, केबी भी दे रखा है। दोनों, क्या मैं यहां से बॉइलिंग पॉइंट वाटर का तो पता ही है ना, डेल्टा डी भी पता चल जाएगा, दिस माइनस दिस, मोलैलिटी निकाल लूंगा, डेल्टा डी वी इज इक्वल टू के बी एम। ये जो ग्लूकोज की आएगी वही यूरिया की आएगी, उसको वहां पे पुट कर दूंगा। डेल्टा टी बी ये हो गया, के बी कितना दे रखा है 0.52, मोलैलिटी ग्लूकोज की आ गई, वही मोलैलिटी यूरिया की भी। सर इसको सॉल्व करेंगे तो 2 आ जाएगा। बस यहां पे पुट कर दीजिए। पी नॉट माइनस पी एस अपॉन पी नॉट आप अगर यहां पर रख दें, हम इसको क्या मान के चल रहे हैं, दैट इज मोलैलिटी 2 मोल 1000 में, तो काई भी निकाल लें। अगर काई भी आ जाएगा तो क्या मोलैलिटी आ जाएगी, बोलिए यस और नो। मोलैलिटी आ गई, यहाँ से काई भी आ जाएगा, काई भी आ गया तो काई आ जाएगा, 1 में से सब्ट्रैक्ट कर दे। एम में तो पता ही है, वाटर के बारे में बात हो रही है मेरे ख्याल से, सॉल्वेंट वाटर है, वाटर है, वाटर है, वाटर है, वाटर है, वाटर है।
हाँ ये देखो एक्व सॉल्यूशन, क्या मेरे को वहां से मोलालिटी पता चल चुकी है, ये पता है, ये पता है, काई बी और काई ए का रिलेशन पता है ना, हाँ सर काई भी आ जाएगा तो वन माइनस काई ए कर लूंगा तो वन माइनस काई भी कर लूंगा तो काई ए भी आ जाएगा, उसको यहाँ पे पुट कर देना, रिलेटिव लोडिंग निकाल देना। अच्छा लोडिंग नहीं, रिलेटिव लोडिंग निकालना बेटा, रिलेटिव लोडिंग निकालना, रिलेटिव लोडिंग। आप इसमें अप्रोक्सीमेशन भी नहीं ले सकते सर, यहाँ पर वो लिख दो मोलालिटी इंटू एम ए बाई थाउजेंड, नहीं। क्यों? क्योंकि सॉल्यूशन डाइल्यूट नहीं है यार, मोलालिटी दो आ रही है, दो तो बहुत ज्यादा होती है यार। लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर नहीं, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर मोल फ्रैक्शन के इक्वल होता है। क्या होगा जब प्रेशर ग्रेटर देन ऑस्मोटिक प्रेशर लगाया जाएगा सॉल्यूशन साइड पे, क्या होगा भाई जल्दी जल्दी बताइए सर? रिवर्स ऑस्मोसिस होगी, उल्टी गंगा बहनी शुरू हो जाएगी। अब की बार सॉल्वेंट के पार्टिकल ही मूव करेंगे, बट कहां से कहां, कहां से कहां, सॉल्यूशन टू सॉल्वेंट। एसीटोन को इथेनॉल के अंदर डालेंगे तो सर पॉजिटिव डेविएशन होगा, पहले इसमें हाइड्रोजन बॉन्ड होगी वो स्ट्रांग होगी, इसको ऐड करते ही वो वीक हो जाएगी। कैलकुलेट द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन, यानी कि आपको टीएस निकालना है जब सॉल्यूट का मास दे रखा है 8.1 ग्राम, सॉल्वेंट का मास दे रखा है 100 ग्राम, और एज्यूम किया हुआ है कि परसेंटेज ऑफ अल्फा 90% है, तो अल्फा कितना होगा 90/100, दैट इज 0.9। मोलर मास बी आर का इतना है, एच का आपको पता ही है कितना होता है 1, यानी कि 81 हो जाएगा। के एफ भी दे रखा है, कोई बात नहीं। निकालना क्या है यार हमें, अच्छा बॉइलिंग पॉइंट और फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन, उसके लिए डेल्टा टी एफ चाहिए, वो किसके बराबर होता है आई के एफ एम। के एफ दे रखा है, मोलालिटी भी निकल जाएगी, आई नहीं पता वो अल्फा से निकाल लो, 1 - अल्फा प्लस एन अल्फा। एन कितना होगा एच बी आर का, एक एच है एक बी आर है, एन कितना हो गया 2, तो 1 - 0.9 प्लस 2 × 0.9, 1.9 आ जाएगा। 1.9 के एफ कितना दे रखा है 1.86, एम कितना होगा डब्ल्यू बी 8.1, एम बी 81, डब्ल्यू ए 100 इन 2000। सॉल्व करिएगा सर, ये डेसिमल हटाऊंगा तो यहाँ 1000 आ जाएगा, 1000 से 1000 गया, 81 से 81 गया, 1.86 इंटू 1.9, बस। डेल्टा टी एफ जो आ जाएगा वो होता है टी नॉट माइनस टी एस। टी नॉट की वैल्यू सबको पता ही है, डिग्री सेल्सियस में 0 डिग्री सेल्सियस होती है फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर, तो टी एस कितना आ जाएगा माइनस में आ जाएगा डिग्री सेल्सियस। मल्टीप्लाई कर लेना, अब ये मत कहो कि मल्टीप्लाई नहीं कर सकते हम। किसका फ्रीजिंग पॉइंट हाइयर होगा, हाइयर होगा सर, फ्रीजिंग पॉइंट उसका हाइयर होगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा आई के और सी के। सी ये है, सी ये है, आई कितना, आई इसका होगा एन के इक्वल, 2 ये 3 ये 5, 3 ये 1 ये 4, निकालना भाई निकालना। 5 को इससे मल्टीप्लाई करो 0.25, 4 को इससे मल्टीप्लाई करो 0.4। सर इसका आईसी कम है, जिसका आईसी कम है उसका फ्रीजिंग पॉइंट ज्यादा होगा, हाइयर फ्रीजिंग पॉइंट सॉल्यूशन का एज आई और सी का जो प्रोडक्ट है वो लोअर, ठीक है। आगे बढ़े अगले क्वेश्चन की तरफ, बस खत्म ही होने वाले हैं मेरे ख्याल से, थोड़े से क्वेश्चन ही और बचे हैं, मैक्सिमम क्वेश्चन तो हमने कर ही लिए हैं, ठीक है।
अगला पढ़ो, क्वेश्चन क्या है भाई? गिव रीजंस फॉर द फॉलोइंग। मेजरमेंट ऑफ ऑस्मोटिक प्रेशर बेस्ट मेथड होता है फॉर द डिटर्मिनेशन ऑफ मोलर मास ऑफ मैक्रोमोलिक्यूल सच एज प्रोटीन्स एंड पॉलीमर्स। बताइए भाई क्या रीजन होता है? एक तो हम इसको रूम टेम्परेचर पे फाइंड कर सकते हैं, वी कैन फाइंड पाई एट रूम टेम्परेचर, है ना। एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट वाले को यूज करेंगे तो उसमें बॉईल करना पड़ेगा, फ्रीजिंग पॉइंट वाले के लिए फ्रीज करना पड़ेगा। इसको हम रूम टेम्परेचर पे फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। एंड जो भी है ये प्रोटीन्स वगैरह, ये लार्ज मोलर मास के मॉलिक्यूल्स होते हैं, तो पाई की एप्रिशिएबल वैल्यू आती है, पाई की एप्रिशिएबल वैल्यू आती है। बाकियों की क्या आती है? वैल्यू बहुत कम आती है। तो कम आती है तो आपको पता है मेजर करना बड़ा मुश्किल होगा। एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट 1 मोलर KCl का इज नियरली डबल, डबल होगा शुगर सॉल्यूशन से, बिल्कुल। एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट यही होता है। क्या आपको पता है KCl के लिए N2 है तो I भी 2 होगा। दूसरा कौन सा दे रखा है? शुगर। शुगर आपको पता है नॉन इलेक्ट्रोलाइट है, ना ये डिसोशिएट होता है ना ये एसोशिएट होता है, तो ये डबल होगा तो डेल्टा टी भी डबल होगा, खत्म। एबनॉर्मल मोलर मास को डिफाइन करिए, है ना। जब भी डिसोसिएशन होती है या एसोसिएशन होती है सॉल्यूट की, देन क्या होता है? एबनॉर्मल मोलर मास आता है, एबनॉर्मल मोलर मास आता है, ठीक है। वैन हॉफ फैक्टर क्या होता है सर? वो रेशो होता है किसकी? नॉर्मल मोलर मास टू एबनॉर्मल मोलर मास। ऑब्जर्व्ड भी बोल सकते हैं उसको। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी के टर्म्स में लिखना होता तो ऊपर एबनॉर्मल आ जाती, नीचे नॉर्मल आ जाती। पानी पी लें थोड़ा सा। ट्वेंटी 5 डिग्री सेल्सियस पे सैचुरेटेड वेपर प्रेशर वाटर का इतना होता है। वेपर प्रेशर वाटर का दे रखा है। फाइंड द सैचुरेटेड वेपर प्रेशर ऑफ 5% एक्वस सॉल्यूशन। अच्छा, सॉल्यूशन का पूछा हुआ है। 5% का मतलब है WB कितना होगा? 5 ग्राम। मोलर मास यूरिया का दे रखा है 60 ग्राम। WA कितना हो जाएगा तो 95 ग्राम। 100 ग्राम के अंदर 5 ग्राम ये है तो 5 ग्राम 95 ये होगा। अच्छा, क्या P0 माइनस PS अपॉन PS लगा सकते हैं या ऐसे भी लगा सकते हैं। यहां पर NB ओवर NA रख दें डाइल्यूट सॉल्यूशन के लिए, है ना। जब भी सॉल्यूट 5% या उसके इक्वल होता है तो नीचे वाले NB को हम लोग क्या कर देते हैं? निगलेक्ट कर देते हैं। P0 24 है, PS निकालना है। NB क्या होगा? WB बाई MB। NA क्या होगा? WA डिवाइडेड बाई MA। MA कितना? वाटर का कितना होता है सर? 18 ग्राम पर मोल होता है, वो ऊपर आ जाएगा। सॉल्व कर लेंगे अब इसको ना। आप सॉल्व करना आपका काम है, आप ये नहीं कह सकते कि नहीं सर हमें तो सॉल्व करना भी नहीं आता। वो आपका काम है भाई, दैट यू कैन सॉल्व। 0.3 ग्राम एसिटिक एसिड है, उसको डिसॉल्व किया 30 ग्राम ऑफ बेंजीन में। अच्छा, सॉल्यूट का मास दे रखा है 0.3 ग्राम, मोलर मास सॉल्यूट का 60 ग्राम, सॉल्वेंट का मास दे रखा है 30 ग्राम। शोज ए डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, डेल्टा TF दे रखा है 0.45 डिग्री सेल्सियस। कैलकुलेट द परसेंटेज है ये, परसेंटेज एसोसिएशन ऑफ एसिड, अगर ये डाइमर बना रहा है।
परसेंटेज ऑफ अल्फा निकालना है, यानी कि अल्फा इंटू 100। क्या अल्फा तभी निकलेगा जब हमें आई पता होगा, आई, है ना, आई पता होगा, एन पता होगा, एन तो पता ही है 2, अल्फा पता चल जाएगा उसको 100 से मल्टीप्लाई। तो आई कैसे निकालेंगे, डेल्टा टी एफ इज इक्वल टू आई के एफ एम। क्या डेल्टा टी एफ दे रखा है, यस। आई निकालना है, यस। के एफ दे रखा है, यस। मोलालिटी क्या होती है, डब्ल्यू बी बाय एम बी इंटू डब्ल्यू ए इंटू 1000। पॉइंट हटाऊंगा तो यहाँ एक और जीरो आ जाएगी, 3 से 3 चला जाएगा, हटाऊंगा तो यहाँ फिर 100 आ जाएगा। ये 2 डेसिमल से ये 2 डेसिमल चले जाएंगे, तो आई कितना आ जाएगा, 45 इंटू 60 डिवाइडेड बाई 5120। सॉल्व कर लोगे अब इसको, आई आएगा उसको यहाँ पे रख लेना, अल्फा आ जाएगा। मेरे पास कहीं पे अगर कोई कैलकुलेटर है तो मैं थोड़ा ये रहा, मैं थोड़ा जल्दी कर लेता हूँ क्योंकि टाइम नहीं है अभी ना। 2700 0.52 आ जाएगा, रखना जरा वैल्यू। आई इज इक्वल टू 1 माइनस अल्फा प्लस अल्फा बाय एन, ये 0.52 है, तो 1 माइनस अल्फा बाय 2, तो अल्फा बाय 2 कितना हो जाएगा सर, ये उधर जाएगा 0.48, यानी कि अल्फा कितना हो जाएगा 0.96। हमें परसेंटेज ऑफ अल्फा निकालना था, यानी कि अल्फा इंटू 100 निकालना था। कैलकुलेशन वाइज देख लेना, कोई गलती ना हो, कॉन्सेप्ट में कोई गलती नहीं है, ठीक है। हाउ डज स्प्रिंकलिंग ऑफ सॉल्ट हेल्प्स इन क्लियरिंग द स्नो कवर्ड रोड्स इन हिली एरियाज। आप बताइए, जैसे आप सॉल्ट को स्प्रिंकल करेंगे, बिखेरेंगे, क्या आपको पता है फ्रीजिंग पॉइंट जो है वो क्या हो जाएगा, लोअर हो जाएगा। और जैसे ही फ्रीजिंग पॉइंट लोअर होगा, इतना कम हो जाएगा कि वहां के टेम्परेचर से भी कम हो जाएगा, तो स्नो जो है वो क्या हो जाएगी, मेल्ट हो जाएगी। ऑन एडिशन ऑफ नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट फ्रीजिंग पॉइंट कम हो जाता है। What happens when red blood cells are kept in 0.5% NaCl solution? क्या आपको पता है, अब की बार अगर 0.9% से ज्यादा वाले में रखते, ज्यादा वाले में रखते तो क्या होता सर, अभी तो थोड़ी देर पहले मैंने कराया था, नहीं कराया था थोड़ी देर पहले, ज्यादा वाले में रखते तो रेड ब्लड सेल्स क्या होते, श्रिंक होते। और अब क्या रख रहे हैं, कम वाले में, तो ऑब्वियसली इसमें क्या होंगे, स्वेल होंगे, स्वेल एंड बस्ट भी हो सकते हैं। राइट एन एप्लीकेशन ऑफ रिवर्स ऑस्मोसिस, डीसेलाइनेशन ऑफ वाटर, वाटर में से सॉल्ट को रिमूव करने के लिए यूज किया जाता है इसको। नेक्स्ट है कैलकुलेट एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, यानी कि डेल्टा टीवी पूछा हुआ है। जब 2 ग्राम मैग्नीशियम सल्फेट, उसका मोलर मास भी दे रखा है 120 ग्राम पर मोल, डिसॉल्व किया गया 100 ग्राम ऑफ वाटर में, सॉल्वेंट का मास भी दे रखा है। एज्यूमिंग कंप्लीट आयोनाइजेशन या डिसोसिएशन, फिर वही, जब भी कंप्लीट डिसोसिएशन होगी जितना एन होगा उतना ही आई होगा।
तो डेल्टा टी भी किसके बराबर होता है भाई, आई के बी एम। आई 2 दे रखा है, के बी 0.52, मोलालिटी कितनी होती है, डब्ल्यू बी एम बी डब्ल्यू ए 1000। 0.52 को 3 से डिवाइड करेंगे, 0.17 के आसपास का आंसर आ जाएगा केल्विन में। ईशान के ऑटोमोबाइल रेडिएटर में कार के बारे में बात हो रही है, उसमें 1 किलोग्राम वाटर है, सॉल्वेंट का मास दे रखा है 1 किलोग्राम यानी कि 1000 ग्राम। कितने ग्राम इथाइलिन ग्लाइकोल डाला जाए, सॉल्यूट कितना डाला जाए, जिसका मोलर मास भी दे रखा है, ताकि फ्रीजिंग पॉइंट सॉल्यूशन का इतना हो जाए। फ्रीजिंग पॉइंट सॉल्यूशन का ये है, सॉल्वेंट कौन है, वाटर, वाटर का ये है, तो डेल्टा टी एफ तो पता चल गया, दिस माइनस दिस कम्स आउट टू बी 2.8। बस रखो वैल्यू, डेल्टा टी एफ इज इक्वल टू आई के एफ एम। आई लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि वो नॉन वॉलाटाइल नॉन इलेक्ट्रोलाइट है, तो आई की वैल्यू 1 ही आनी है। के एफ दे रखा है, एम क्या होगा, डब्ल्यू बी वो निकालना है, डिवाइडेड बाय एम बी इंटू डब्ल्यू ए, ग्राम में है तो ऊपर 1000। ये भी आया सर 2.8। ये हटाऊंगा तो यहाँ 100 आएगा, ये हटाऊंगा तो यहाँ 10 आएगा, कैंसल आउट। 62 के टेबल में ये 3 पे जाएगा, डब्ल्यू बी कितना हो जाएगा 280 डिवाइडेड बाय 3, तो कितना आ जाएगा 93.33 आ जाएगा। ये 93.33। क्या हो रहा है इसको यार, स्क्रीन को। देखिए क्वेश्चन सारे सिमिलर ही हैं, ये आप सब जानते हैं। 1 2 3 मतलब लगभग 15 को क्वेश्चन और बचे हैं। मैं चाहता हूं आप इनको ट्राई करें, ठीक है, और मैं इनका आंसर यहां पे लिख के चला जाऊंगा, ठीक है। आंसर यहां पे लिख के, जैसे ये क्वेश्चन 1 है, ऐसे ही मैं सबका आंसर लिख के चला जाऊंगा ताकि आप इनको ट्राई करें, और मान लिए नहीं हो पाएगा तो नेक्स्ट क्लास में हम फिर दोबारा इसको डिस्कस करेंगे। आपको ये ना लगे कि लास्ट टाइम में मेरे साथ कोई नहीं खड़ा था सर, ठीक है। क्वेश्चन में मुश्किल है नहीं, वही सारी चीजें बार बार रिपीट हुई हुई हैं, और पिछले 10 साल के क्वेश्चन लिए हुए हमने ना। ऐसा नहीं है कि 4 क्वेश्चन लेके आ गए हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है यार। ठीक है, हाँ होमवर्क में दे दीजिए, दे दिए होमवर्क में। इनके आंसर भी लिख दूंगा मैं, हर एक के नीचे आंसर लिखा होगा, बस आप मैच कर लीजिएगा, ठीक है। मान चाहे मैच नहीं होता है फिर हम डिस्कस कर लेंगे। कल हम करेंगे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, और मोस्ट प्रोबेबली टाइम जो लगेगा आप टाइम रख लेंगे दोपहर के आसपास का, है ना। एंड 12-1 बजे के आसपास की क्लास होगी। तो मेक श्योर करिएगा कि आप इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री अच्छे तरीके से रिवाइज करके आए, ठीक है।
हाँ कल करा देंगे भाई, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के भी करा देंगे, उसमें कौन सी बड़ी बात है, बट रिवाइज जरूर करके आइएगा। ठीक है। चलिए फिर कल मिलते हैं, आपसे रिवाइज जरूर करके आइएगा इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के लिए। थैंक यू सो मच टू ऑल माय मगरमच्छ, मिलते हैं भाई। हाँ।